गुड मॉर्निंग। फूड्स एंड न्यूट्रिशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फूड्स एंड न्यूट्रिशन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे विटामिन्स के बारे में और जल में घुलनशील विटामिन हमारा टॉपिक चल रहा था। आज हम जल में घुलनशील जो विटामिन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 की खोज हुई थी 1917 में और इसे विटामिन G भी कहा जाता है और साथ ही इसका एक और नाम है, वह है येलो एंजाइम। अर्थात राइबोफ्लेविन को विटामिन G या येलो एंजाइम भी कहा जाता है, पर सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे या तो विटामिन B2 कहते हैं या राइबोफ्लेविन कहते हैं। राइबोफ्लेविन की रासायनिक प्रकृति के बारे में अगर हम जाने तो यह अपेक्षाकृत जो विटामिन C या विटामिन A जो विटामिन्स हैं उनकी अपेक्षाकृत यह स्थायी प्रकृति का होता है, यानी इसके ऊपर ये जो विटामिन A और C हैं इनकी अपेक्षाकृत वातावरण का कम प्रभाव पड़ता है और यह स्थायी रहता है। विशेष रूप से ताप के प्रति यह संवेदनशील नहीं है, अर्थात जब हम भोजन को पकाते हैं तो यह नष्ट नहीं होता है, हाई टेम्परेचर भी यह सहन कर पाता है। इसके अलावा अम्ल, यदि अम्लीय माध्यम में इसको पकाया जाता है या रखा जाता है तो भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, अम्ल के प्रति भी यह स्थायी रहता है। इसके अलावा ऑक्सीकरण के प्रति भी यह स्थायी है, यानी ऑक्सीकृत जल्दी से नहीं होते हैं। अगर जिन भोज्य पदार्थों में राइबोफ्लेविन पाया जाता है उनको अगर वायु के संपर्क में रखा जाए तो ये नष्ट नहीं होते हैं, परंतु इनके ऊपर क्षार और प्रकाश का यानी लाइट का इनके ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। अगर भोजन पकाने का माध्यम क्षारीय होगा तो ये नष्ट हो जाएंगे और इसके साथ ही अगर वे भोज्य पदार्थ जिनमें राइबोफ्लेविन अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है, अगर उन्हें प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, अर्थात उनके ऊपर अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो वे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इन्हें ढककर या अंधेरी जगहों पर रखा जाना चाहिए। तो रासायनिक जो इसके गुण हैं राइबोफ्लेविन के, मेरे ख्याल से आपको वो समझ में आ गए होंगे। सिंपल सा है, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। जो राइबोफ्लेविन है वह अम्ल, ताप और ऑक्सीकरण के प्रति स्थायी होते हैं, जबकि ये क्षार और जो प्रकाश है उसके प्रति ये अस्थायी होते हैं, यानी संवेदनशील होते हैं। अब हम जानते हैं इसके कार्यों के बारे में। जिस प्रकार से थायमिन एक सह एंजाइम की तरह हमारे शरीर में सक्रिय रूप से कार्य करता है, आपको याद हो तो थायमिन जो है वह थायमिन पायरोफॉस्फेट नामक सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। उसी प्रकार से राइबोफ्लेविन भी हमारे शरीर में दो प्रकार के सह एंजाइम रूप में कार्य करता है, या ऐसे कह लीजिए कि राइबोफ्लेविन का जो सक्रिय रूप हमारे शरीर में पाया जाता है वह दो प्रकार के सह एंजाइम या को एंजाइम हैं, जो हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी अभिक्रियाओं में सह एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। ये कौन कौन से सह एंजाइम हैं? ये हैं FMN और FAD। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है FMN एक सह एंजाइम रूप है इसका और FAD दूसरा सह एंजाइम रूप है। FMN का जो फुल फॉर्म है वह है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। एक बार आप भी मेरे साथ बोलिए, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, इसको शॉर्ट में कहा जाता है FMN। और दूसरा इसका स्वरूप है FAD यानी फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। एक बार फिर से नाम बोल रही हूँ,
FAD का फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और एक और रूप है इसका FMN यानी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये राइबोफ्लेविन के सह एंजाइम रूप हैं जो कि हमारे शरीर में सक्रिय रूप से विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं में या अभिक्रियाओं में कार्य करते हैं। इसके अलावा राइबोफ्लेविन जो है, जब विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में जो प्रोटीन उपस्थित होते हैं, तो जिन भी प्रोटीन के साथ में यह संयुक्त होता है उन्हें फ्लेवोप्रोटीन्स कहा जाता है। आपको अगर ध्यान हो, हमने प्रोटीन में पढ़ा था कि हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं वे सभी प्रकृति में प्रोटीन होते हैं, और ये फ्लेवोप्रोटीन वे प्रोटीन हैं जिनके साथ में राइबोफ्लेविन जुड़ जाता है, तो वे फ्लेवोप्रोटीन्स कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर में वे कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनमें राइबोफ्लेविन काम में आता है। किस रूप में काम में आता है? FMN या FAD के रूप में। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनमें राइबोफ्लेविन का योगदान होता है या राइबोफ्लेविन उनके लिए आवश्यक होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और वसीय अम्लों के द्वारा यह ऊर्जा उत्पादन में काम में आता है। FMN और FAD जो विशेषकर FAD जो है यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सह एंजाइम का कार्य करता है, क्योंकि इसमें क्षमता होती है हाइड्रोजन आयन के स्थानांतरण के लिए। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वह चेन है या अभिक्रियाओं की वह श्रृंखला है जिसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जिस चेन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है वह कहलाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यह आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आने वाले जो अगले यूनिट्स हैं उनमें आप जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे या ऊर्जा उपापचय पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है और इससे हमें ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो राइबोफ्लेविन जो है वह ग्लूकोज के द्वारा, वसीय अम्लों के द्वारा तथा अमीनो अम्लों के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने में सहायता करता है। इसका दूसरा फंक्शन है, एक अमीनो अम्ल होता है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, और आगे वाला जो तीसरा विटामिन हम पढ़ने जा रहे हैं वह है विटामिन B3 जिसे कि नियासिन कहते हैं। और हमारे शरीर में अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफेन जो अमीनो अम्ल है वह विटामिन B3 में यानी नियासिन में परिवर्तित हो जाता है। तो राइबोफ्लेविन जो है इस अमीनो अम्ल से यानी ट्रिप्टोफेन से नियासिन यानी विटामिन B3 के निर्माण में सहायक है या इसके निर्माण के लिए जरूरी होता है। फिर से बता रही हूँ, ट्रिप्टोफेन क्या है? अमीनो अम्ल है। नियासिन क्या है? विटामिन B3 है। ट्रिप्टोफेन से जब नियासिन का निर्माण होता है तो इस अभिक्रिया के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? राइबोफ्लेविन की आवश्यकता होती है। तीसरा इसका कार्य है विटामिन B6 तथा फॉलिक अम्ल उनके सक्रिय रूप में आ जाए, इसके लिए राइबोफ्लेविन की आवश्यकता होती है। जिस तरह से थायमिन और राइबोफ्लेविन सह एंजाइम रूप में हमारे शरीर में क्रियाशील होते हैं, उसी तरह से विटामिन B6 और फॉलिक एसिड भी हमारे शरीर में सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। तो ये विटामिन B6 और फॉलिक अम्ल अपने सह एंजाइम रूप में या सक्रिय रूप में आए, इसके लिए आवश्यक होता है राइबोफ्लेविन। इनका सक्रिय होना क्यों जरूरी है? क्योंकि इनके द्वारा जो एंजाइम बनते हैं वे DNA के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, और DNA का काम है कोशिका विभाजन का। DNA कोशिका विभाजन में काम में आता है,
और कोशिका विभाजन जब होता है हमारे शरीर में तो हमारा शरीर या तो वृद्धि करता है। कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब शारीरिक वृद्धि की अवस्था होती है तो कोशिका विभाजन के कारण हमारा शरीर आकार में वृद्धि करता है, और जब वयस्क अवस्था आने के बाद में जब शारीरिक वृद्धि एक नियत लेवल तक आकर या स्तर तक आकर रुक जाती है तो हमारे शरीर में प्रतिदिन कोशिकाएं मृत होती हैं और उनके स्थान पर नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो यह जो नई कोशिकाओं के बनने का कारण है वह कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। तो इस कोशिका विभाजन के लिए कौन से एंजाइम कौन से विटामिन आवश्यक हैं? वो है विटामिन B6 और फॉलिक अम्ल। ये दोनों अपने सक्रिय रूप में आकर अपना काम कर सकें उसके लिए आवश्यक है राइबोफ्लेविन। मेरे ख्याल से आपको यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट कार्य है राइबोफ्लेविन का, वह है यह हमारे शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका नाम एड्रीनल ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? एड्रीनल ग्लैंड। यह किस प्रकार की ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि किसका निर्माण करती है? हार्मोन्स का निर्माण करती है। हार्मोन्स क्या करते हैं? हार्मोन्स हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा जिस हार्मोन का निर्माण होता है उसके लिए राइबोफ्लेविन की आवश्यकता होती है। राइबोफ्लेविन की आवश्यकता क्या होती है कि एड्रिनल ग्रंथि अपने हार्मोन का निर्माण कर सके, इसके लिए उसे राइबोफ्लेविन की सहायता की आवश्यकता होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है आरबीसी का निर्माण। आरबीसी किसे कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आपने अस्थि मज्जा के बारे में सुना होगा कि जब आपने फिजियोलॉजी में परिसंचरण तंत्र पढ़ा होगा तो आपने हमारी रक्त कोशिकाओं के बारे में भी पढ़ा है, और तब आपने यह जान लिया था कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारी अस्थि मज्जा में होता है। तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए राइबोफ्लेविन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह यकृत में ग्लाइकोजन के संश्लेषण के लिए या ग्लाइकोजन के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। ग्लाइकोजन का निर्माण किससे होता है? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट अपने सरलतम स्वरूप में आ जाता है और वह है ग्लूकोज। जब यह ग्लूकोज अवशोषित कर लिया जाता है तो रक्त परिसंचरण में आ जाता है, और रक्त परिसंचरण में आने के बाद यह जिन जिन कोशिकाओं को जितनी मात्रा में आवश्यक होता है कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और इसकी अतिरिक्त मात्रा यकृत में पहुंचाई जाती है रक्त के द्वारा, और यकृत में पहुंचने के बाद यह जो ग्लूकोज की जो अतिरिक्त मात्रा है वह ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संग्रहित कर ली जाती है। और जब जब जैसे जैसे ग्लूकोज की आवश्यकता कोशिकाओं को होती है यह ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और रक्त परिसंचरण में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज अपने संग्रहित स्वरूप ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो सके उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? राइबोफ्लेविन की। मेरे ख्याल से यह पॉइंट भी आपको अब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही राइबोफ्लेविन के सभी कार्य हमने जान लिए हैं। एक बार फिर से मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि राइबोफ्लेविन के क्या क्या कार्य हैं। पहली बात तो राइबोफ्लेविन दो प्रकार के सह एंजाइम रूप में हमारे शरीर में कार्य करता है, वे हैं FMN और FAD। FMN का फुल फॉर्म है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और FAD का फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड।
ये हमारे शरीर में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व वसीय अम्लों से ऊर्जा प्राप्त करने में सहायता करता है। दूसरा, यह ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्लों से नियासिन का निर्माण करता है, जो कि एक विटामिन है। तीसरा, यह विटामिन B6 और फॉलिक अम्ल को उनके सक्रिय सह एंजाइम रूप में परिवर्तित करने में मदद करता है। चौथा, यह एड्रिनल ग्रंथि द्वारा उसके हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। पांचवा, यह अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक है। और इसका छठा और आखिरी कार्य है, यह यकृत के द्वारा ग्लूकोज को उसके संग्रहित रूप, जिसे कि ग्लाइकोजन कहा जाता है, उसमें परिवर्तन में सहायक होता है। और इसके साथ ही आज का टॉपिक भी समाप्त होता है। धन्यवाद।